लोकसभा चुनाव से पहले एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस दोनों ही अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की अगर बात करें तो इंडी गठबंधन को कामयाबी भी मिली। पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, उन्होंने अपनी पार्टी का मर्जर कर लिया कांग्रेस पार्टी में। और एक तरफ पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के साथ जाकर खड़े हुए तो उनके बेटे सार्थक ने भी दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस मौके पर पप्पू यादव ने राहुल गांधी की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनकी विचारधारा यानी पप्पू यादव की विचारधारा दरअसल कांग्रेस की विचारधारा के करीब रही है। राहुल गांधी उन्हें संघर्ष के प्रतीक दिखते हैं। कांग्रेस और लालू यादव मिलकर 2024 और फिर 25 का भी चुनाव जीतेंगे, ये भी उन्होंने कहा। वहीं इस दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कोई मामूली बात नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक घटना है। ऐसा माना जा रहा है कि पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव भी लड़ सकते हैं। वहीं बिहार में अगर एनडीए के सीट बंटवारे के बाद की तस्वीर की बात करें तो पशुपति पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जो गुट है उसे एक झटका लगा है। अलग थलग पशुपति पारस पड़ गए हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अकेले या फिर विपक्षी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच 400 पार का टारगेट लेकर चल रहा बीजेपी और एनडीए का कुनबा साथी जोड़ो मिशन में आगे बढ़ रहा है। और इसी सिलसिले में महाराष्ट्र में एमएनएस का एनडीए का हिस्सा बन जाना एक कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। तो साउथ में जहां बीजेपी कमजोर दिखाई देती है वहां पर भी पार्टी अपना किला मजबूत कर रही है। आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ और पवन कल्याण की जनसेना के साथ एनडीए में इन्हें लाया गया है। तो दूसरी तरफ तमिलनाडु में बीजेपी ने पीएमके से गठबंधन कर लिया है। बीजेपी कई और पार्टियों को लगातार एनडीए में शामिल करने की पुरजोर कोशिश कर रही है, जिसमें बीजू जनता दल भी शामिल है। हम जब भी 5 बार सांसद रहे, एक बार एमएलए रहे, हमारी पूरी विचारधारा कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ और खास तौर पे कांग्रेस परिवार, कांग्रेस की विचारधारा हमें हमेशा एक मजबूत ऊर्जा देती रही है। नीतियों से और नेतृत्व से और दिशा से प्रभावित होकर उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो अपनी पार्टी का मर्जर, विलय कांग्रेस में करेंगे। ये एक ऐतिहासिक विलय है। और कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता दें प्रमोद कुमार सिन्हा आरजेडी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं और आपको स्क्रीन पर संजय मिश्रा दिखाई दे रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। दानिश इकबाल बिहार बीजेपी का प्रवक्ता हैं और साथ ही प्रोफेसर विनीत सिंह हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी से, रामविलास से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर जो उठेगा वो सवाल बीजेपी से उठेगा और आपसे सवाल ये है दानिश इकबाल, पप्पू यादव का कांग्रेस पार्टी के साथ चले जाना, कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा तो इसे ऐतिहासिक घटना बता रहे हैं, आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? अदिति जी देखिए, 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी के 12 पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। 75 से ज्यादा कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता, जिसमें केंद्रीय मंत्री, जिसमें सांसद, विधायक रहे हो, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। कांग्रेस पार्टी ने 2014 के बाद से 57 चुनाव हारे और उसके बाद आज 2024 में कांग्रेस को अगर लगता है कि कांग्रेस पप्पू यादव के आने से कांग्रेस मजबूत होती है, कांग्रेस को अगर आज खुशी महसूस होती है पप्पू यादव के कांग्रेस में मर्जर होने से बिहार के अंदर, तो मुझे लगता है कि ऐसी खुशी कांग्रेस पार्टी को मुबारक हो। जहां तक सवाल है पप्पू यादव जी का, पप्पू यादव जी ने इससे पहले भी लगातार 2 बार अपनी पार्टी का निर्माण किया था, पार्टी बनाया था और फिर वो पार्टी को किसी ना किसी पार्टी के साथ विलय करते आए हैं। पप्पू यादव एक असफल राजनीतिक दल के मुखिया थे। पप्पू यादव की राजनीतिक दल ने एक भी सरपंच का चुनाव नहीं जीता। तो ऐसे व्यक्ति पे चर्चा करना ही मुझे लगता है कि आपने डिबेट बुलाया है, ठीक है, हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी को इससे चिंतित होने की जरूरत है या बिहार में किसी प्रकार का कोई जो है कोई चर्चा का विषय होने जा रहा है। ये सारी चीजें पप्पू यादव की जवाब लीजिए ना सर, दानिश इकबाल जवाब ले लीजिए। प्रमोद कुमार सिन्हा पूरे परिवार के ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव तो चर्चा लायक है ही नहीं, जन समर्थन के हिसाब से उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। और यहाँ दूसरी तरफ आपकी साथी कांग्रेस पार्टी हो तो ऐतिहासिक घटना बता रही है। देखिए, बिहार में लोकसभा की जो 40 सीटें हैं, उन 40 सीटों पर महागठबंधन अपने सहयोगी दलों के साथ मजबूती से लड़ने का काम कर रही है।
अभी देखिए मुद्दा बनाम मोदी की लड़ाई है। अभी देश में महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी और सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र को बचाने को और संविधान बचाने की लड़ाई। इस लड़ाई पर हम पहले से मजबूती से जनता के बीच जा रहे हैं। आप देखें कि पिछले 17 महीनों की जो सरकार महागठबंधन की थी, उसमें हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जो काम किया था और जो जनता से वायदा किया था, उसको 17 महीनों में ही पूरा करने का उन्होंने काम किया। ठीक है सर, वादे तो ठीक है। ये जो चुनावी समीकरण बन रहे हैं जिसमें राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, चाहे वो एनडीए का कुनबा हो, चाहे वो इंडी का कुनबा हो, इस समय पप्पू यादव के आने से आपको कितना फायदा होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है वो तो चर्चा का विषय हो ही नहीं सकते, उनके पास दिखाने को है क्या? उसी बात पर हम आ रहे हैं। हाँ सर, तो आज ही उस बात पर, क्योंकि 3 पैनलिस्ट और हैं। पप्पू यादव के आने से इंडिया अलायंस को कितना फायदा होगा? उसी बात पर हम कह रहे हैं कि हम लोग मजबूती से लड़ने का काम कर रहे थे, पहले भी मजबूत थे और अभी पप्पू यादव जी आए हैं, जाप के सुप्रीमो है, कांग्रेस आज उन्होंने ज्वाइन किया है, तो उनके आने से हम लोग, और चूंकि बात है विचारधारा की लड़ाई है, उस विचारधारा को मजबूती से आगे ले जाने के लिए पप्पू यादव जी हम लोगों के साथ में आए हैं, तो हम लोग तो मजबूत हुए ही हैं। कैसे? इसमें कहां वोटों में कैसे फायदा होगा, ये पूछ रही हूं मैं आपसे। जी, वोटों में आपको किस तरह से फायदा होगा, ये पूछ रही हूं। देखिए, मैं पहले भी बता रहा हूं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने, महागठबंधन सरकार ने 17 महीनों में जो काम करने का काम किया है, लोगों के विश्वास को हम लोगों ने जीता है। और देखे कि जब महागठबंधन की सरकार टूट गई और माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए के पाले में चले गए और हमारे नेता तेजस्वी जी जब जनता के बीच में जाने लगे, तो सड़कों पर जो है बिहार की जनता उनका स्वागत करने के लिए आ गई। 3 मार्च को जो गांधी मैदान में ऐतिहासिक रैली हुआ, उसमें जनता ने दिखलाने का काम किया कि जनता का विश्वास महागठबंधन के साथ है। तो हम लोग तो जनता के आशीर्वाद और उनके विश्वास पर खड़े उतरने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आप जनता के विश्वास की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि किस तरह से राजनीतिक दलों ने राजनीतिक अपॉर्चुनिटी ढूंढी है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म देखने को मिला है। प्री पोल अलायंसेस टूटे हैं, पोस्ट पोल किसी और के साथ सरकार बनी है, तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो हमने देखी। और यहाँ पर हमारे साथ एलजेपी रामविलास से भी जुड़े हुए हैं प्रोफेसर साहब, चाचा भतीजे की जो लड़ाई है वो बिहार में भी प्ले आउट होती दिख रही है और ये कहा जा रहा है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ भी सकते हैं। अदिति जी, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। आशा मेरी आवाज आ रही होगी। जी आ रही है जी। 2 सेकंड में बस एक जवाब दे दे, फिर आपके सवाल पे आते हैं कि पप्पू यादव जी 2020 में मधेपुरा से चुनाव लड़े थे, तीसरे स्थान पे थे। तो जो अपनी जीत नहीं सुनिश्चित कर सकता है वो क्या किसी को मजबूत करेगा? फूके हुए कारतूस हैं लोग। खैर, आपके सवाल पे आते हैं। अदिति जी, बड़ी पुरानी कहावत है कि सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। आज जो 3 साल की हमारी जो अथक मेहनत है, हमारे नेता चिराग पासवान जी का, हमारे कार्यकर्ताओं का और सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री जी का प्रेम और स्नेह जो हम पे रहा है, आज बिहार की जनता ने बताया है कि हम इस लायक हैं कि 5 सीट पे हम चुनाव लड़ सकते हैं और 5 सीट हम जीत सकते हैं। जहां तक बात पशुपति कुमार पारस जी की है, पूर्व मंत्री जी की, तो भाई लोकतंत्र में हर कोई स्वच्छंद है, हर कोई स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। स्वागत है आपका, उनका आइए चुनाव लड़िए। लेकिन एक वार्निंग, एक केविएट ये है कि जो भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है ना आपके बारे में कि आपके पास कुछ वोट है, हालांकि हमें मालूम है कि 500 का वोट नहीं है, चुनाव लड़ने के बाद वो भी उजागर हो जाएगा और जो रही सही जो इज्जत है वो खत्म हो जाएगी। बिहार की सियासत किस तरफ जा रही है, जिस तरह के डेवलपमेंट्स लगातार देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद दानिश इकबाल आप देख रहे हैं यहाँ पर जो विरोधी हैं वो बार बार बेरोजगारी, वो बात कर रहे हैं गरीबी की, वो बात कर रहे हैं भूखमरी की, खासतौर पर आरजेडी जो है वो लगातार बात कर रही है जॉब्स की भी और बेरोजगारी को लेकर भी काफी हमलावर है। ऐसे में ये कास्ट इक्वेशंस किसकी हेल्प करते हुए आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं? देखिए अदिति जी, जो विपक्ष बात कर रहे हैं उन मुद्दाहीन बात कर रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये चुनाव जो है एक तरफ मोदी जी की गारंटी की चुनाव है। मोदी जी ने 10 साल के जो कार्यकाल रहे हैं उसके रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और आने वाले समय में जो मोदी जी का 25 साल का जो विजन है
उसको हम जनता के समक्ष रखेंगे। और हमारे जो जितने भी एनडीए घटक दल हैं वो सारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस विजन के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जो चुनाव है, हमारे जो अपोजिशन है, एक तरफ जो दानिश इकबाल, आप आरजेडी है, ये कह रहे हैं उनके मोदी बीच जी में की गारंटी की लड़ाई है सर। सुनिए मेरी बात सुनिए प्लीज सर, प्लीज। मैं डिबेट में टाइम लिमिटेड होता है, बात सुन लीजिए मेरी कि चुनाव मोदी जी की गारंटी की लड़ाई है, तो फिर आपको कुनबा क्यों बढ़ाना पड़ रहा है? अगर ये चुनाव मोदी जी की गारंटी पर लड़ाई है और आपके काम पर लड़ाई है, तो आपको कुनबा बढ़ाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? अदिति जी, जो भी हमारे घटक दल हैं, जो भी अलायंस है, ये हमारे पुराने साथी हैं। ये इनके साथ हमारा एक नेचुरल अलायंस है, स्वाभाविक अलायंस है। चाहे वो जदयू हो, चाहे वो रामविलास पासवान जी की पार्टी हो, चाहे और भी दिगर जो हमारे अलायंस हैं, हमारे साथ उनका स्वाभाविक अलायंस है। हमारा सबका एक साथ विजन है। हमारा जो अलायंस है वो सम्मान पे, सिद्धांत पे और समन्वय पर आधारित है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी को साथ लेकर के जो है चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। तो मुझे लगता है कि कई भारतीय जनता पार्टियों में पार्टी ने नेता ऐसे नेता भी हैं जो कभी बीजेपी को गाली दिया करते थे, ऐसे ऐसे नेताओं की पार्टियां भी हैं इसमें, तो इसलिए सवाल उठता है। खैर, पप्पू यादव जो कांग्रेस में शामिल हुए, जिसे कांग्रेस ने कहा बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अच्छे खासे जनाधार के नेता बिहार के अंदर पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया। ज्यादा बातचीत के लिए खुद हमारे साथ हैं। सर, आज पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में आपने कर लिया है, क्या ऐसी वजह रही, क्या देखा, क्या 2024 की रूपरेखा देख रहे हैं? जनता की भावना भी थी और जो हमारी राजनीति रही है संघर्ष की, सामाजिक न्याय की, सेवा की, न्याय की, और जो राहुल गांधी जी ने वर्ल्ड हिस्ट्री 6000 और 4000, दुनिया में ऐसा नहीं होता, और दिल को जीता है उन्होंने, ये मेरे लिए काफ़ी है उनके साथ बढ़ने का, चलने का। मैं और उनका ट्रस्ट, उनका ग्रेसिंग, और प्रियंका जी ने जिस तरीके से एक भाई एक बहन की भूमिका निभाई, और राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से ट्रस्ट किया, यही काफ़ी है, इनफ है। और मैं निश्चित रूप से जो राहुल जी की ओबीसी, कमज़ोर तबके, दलित और मजदूरों, किसानों को लेकर के जो एक लंबी आवाज़ है, मेरी जो भूमिका होगी, जो दायित्व होगा, मेरी पार्टी आज मर्ज की है, मैंने सारे लिस्ट दे दिए हैं, वो कर्तव्य को निभाऊंगा और बिहार को मजबूत करूंगा। तेजस्वी और लालू यादव से कल आपकी मुलाकात हुई थी, क्या डिस्कशन क्या रहा, क्या आशीर्वाद लिया आपने? लालू जी का पिता की तरह हमेशा आशीर्वाद रहा है। मैं कभी भी पिता और बेटे की तरह, मेरा रिश्ता 82-83 से रहा है, और मैं उनके दिल से कभी नहीं निकला, और ना मैं कभी उनको पिता के रूप में ही महसूस किया हूँ। आगे भी मेरा पिता के रूप में ही रहेगा। हम और तेजस्वी जी दोनों भाई मिलकर आगे काम करें। सर, एक आखिरी सवाल, माधेपुरा और पूर्णिया से दोनों से आप चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं, आपकी प्राथमिकता क्या रही? सर, मैंने कहा कि सीमांचल और कोसी मेरे लिए माँ, मिट्टी और खून की तरह है। पूर्णिया मेरी लाइफलाइन है। बहुत शुक्रिया। तो ये है सार्थक यादव, जो कि पप्पू यादव के बेटे हैं। सार्थक, तो अब आपको राजनीतिक पिच पर ही बैटिंग करते हुए देख सकते हैं हम लोग? अभी समय आएगा तो पता चलेगा इसका। अभी मैं ग्राउंड पे ही बैटिंग करते हुए देखूंगा आपको दिल्ली से। तो अभी माता पिता दोनों की मदद करेंगे, उनके रणनीति बनाए, क्योंकि आप युवाओं को, सोच को आप थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने पिता की सपोर्ट के लिए ही आज आया हूँ, और कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी से मैं बचपन से ही सहमत रहता हूं, तो मैं ये मौके का मतलब वेस्ट नहीं होने देना चाहता था, तो मैं अपने पापा के साथ साथ ये आइडियोलॉजी को भी सपोर्ट करने आया हूं। बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो पप्पू यादव को आप सुन रहे थे, पूर्णिया को अपनी लाइफलाइन बता रहे थे कि एक खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। संजय मिश्रा, कांग्रेस ऐतिहासिक बता रही है, विरोधी कह रहे हैं ये नाम तो चर्चा भी डिजर्व नहीं करता। ऋतु जी नमस्कार। नमस्कार। बड़ा लेट मौका दिया आपने मुझे, लेकिन अच्छा हुआ, सबके विचार सुनने के बाद कुछ बोलने का मौका मिल जाएगा। अभी आप देखिए, बिहार की जो राजनीति है वहां पे दो मुख्य रूप से गठबंधन है। गठबंधन से बाहर कोई भी दल आज बिहार का नहीं। अभी जो दो गठबंधन है, इंडी और अड्डा गठबंधन जो भी है, ये दोनों के अंदर देखिए अभी सम्मान और समन्वय की बात हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे। तो पिछली बार इन्होंने रामविलास पासवान जी की इन्होंने तारीफ की कि उनकी जो दल है, तो पशुपतिनाथ पारस जी कहाँ है आज? ये सबसे बड़ा सवाल है कि कभी तो आपने चाचा को अपनाया, भतीजे को ठुकराया, आज भतीजे को अपनाया, चाचा को ठुकराया। तो बीजेपी को किसी के मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं। जहां तक बात है पप्पू यादव जी के बारे में, इन लोगों का विचार आया कि ठुके हुए कारतूस हो सकता है भाई। आज यदि इनके गठबंधन में हम देखें
तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सिंगल एक सांसद हैं, लेकिन वो इनके 38 गठबंधनों में से एक है। बहुत सारे दल ऐसे हैं इनके गठबंधन में जिसका एक पार्षद भी नहीं है, लेकिन वो 38 गिने जा रहे हैं, कहीं जातीय समीकरण बैठाने के लिए, कहीं क्षेत्रीय समीकरण बैठाने के लिए, या कहीं धार्मिक समीकरण बैठाने के लिए। अब बेसिक क्या चीज है आज के डेट में अदिति जी, यदि मैं एक विश्लेषक के तौर पे बात करूं और आपको यदि बात करना हो तो स्वाभाविक रूप से है कि भैया आपको जैसा गठबंधन करना है आप करिए, लेकिन जनता के बीच आप किस मुद्दे को लेकर जाना चाहते हैं और किस मुद्दे को दबा करके क्या जनता के मूलभूत आवश्यकताओं से आप विमुख कर रहे हैं। आप सत्ता में 10 साल हो गया, आप जनता के बीच जाकर बताइए, यदि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इतना फेमस है तो फिर 37 और लोगों को साथ लेने की आवश्यकता क्यों? कभी जो मंत्री हैं चाचा उनको बाहर आपने कर दिया, आपने इस बार भतीजे को ले लिया। उनके इंटरनल अलायंस में चॉइसेस है। एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोले दिया, आप 3-4 पॉइंट आपने रखे हैं, अब आप काउंटर क्वेश्चन सुनिए। पहली बात आपने कहा कि ये जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण हर पार्टी बनाती है भाई, हर पार्टी सोचती है उसके बारे में। कोई ऐसा थोड़ी है बीजेपी और एनडीए ही सोच रहा और कांग्रेस और उसके अलायंस नहीं सोचते, सब सोचते हैं। गठबंधन की राजनीति में सारे गठबंधन साथ ही क्यों आता है? सत्ता के भोग के लिए ना, सत्ता सुख के लिए। बिल्कुल मैं सहमत हूँ अदिति जी, लेकिन मैं ये कह रहा था कि जब दोनों ही दल सिर्फ वोट की राजनीति करेंगे तो एक सीट प्लस जाता है बिहार के अंदर। नीतीश कुमार जी 15 सालों से बीजेपी के साथ सत्ता में थे, उन्होंने इसी चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में उन्होंने कहा था, जब वो बीजेपी के साथ रह करके चुनाव लड़ रहे थे, कि तेजस्वी यादव कह रहा हम 10 लाख नौकरी देंगे। कहां से अपने पिताजी के यहां से पैसा लाकर नौकरी देगा? ये शब्द है नीतीश कुमार जी के। लेकिन तेजस्वी के साथ जब सरकार बनी तो तेजस्वी ने ये साबित कर दिया वहां पे कि भाई हाँ नौकरी दी जा सकती है, और बिहार सरकार ने वही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए नौकरी दिए। जब वो कह रहे थे कि पैसा कहां से आएगा, आज आप नौकरी दे रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से तेजस्वी के साथ जवाब ले लीजिए, तेजस्वी के साथ जनता का झुकाव है। जवाब ले लीजिए। जहां तक दानिश इकबाल आप सुन पाए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ आते थे तब उन्होंने कहा था कहां से आएगा रोजगार, जब तेजस्वी यादव के साथ आए तो 10 लाख रोजगार के लिए तैयार हो गए। अदिति जी, जो रोजगार तेजस्वी यादव जिस रोजगार की बात कर रहे हैं उसकी जो ब्लूप्रिंट है वो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जब सरकार थी तभी वहां से वो जो है ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। और देखिए बिहार के अंदर जो है जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने काम किया है वो हम सब जानते हैं कि लालू राज के खिलाफ जब नीतीश कुमार आए और किस प्रकार से बिहार में बदलाव आया। बिहार अगर आज जो है क्राइम से बाहर निकल करके आया है तो वो नीतीश कुमार की ही देन है। और इन 17 महीनों में नीतीश कुमार जरूर तेजस्वी यादव के साथ सरकार चला रहे थे। क्या हालात थे बिहार के अंदर वो सब हम जानते हैं। तो मुझे लगता है कि मुद्दा आज देश के अंदर ये है कि हम जब लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं तो लड़ाई जो बिहार के अंदर है अदिति जी वो एक सीट पे है। जो पिछले बार 2019 में हम एक सीट हार गए थे किशनगंज की, सिर्फ आज उसी सीट के लिए लड़ाई हो रही है बिहार के अंदर, और वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस जीतने वाला है। और पूरे के पूरे 40 सीट बिहार के अंदर हम लोग जीत रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आप भी कर रहे हैं, जीत का दावा वो भी कर रहे हैं। सीटें तो 40 ही हैं, कौन कितनी जीतेगा वो तो जनता तय करेगी। लेकिन क्योंकि आपने नीतीश जी का जिक्र किया तो नीतीश जी भी आपके साथ आए, अलग हुए, वही नीतीश कुमार 50 कमियां उनकी निकालते थे आपके नेता। एक बार तो कसम खाने तक की बात करती थी अब गठबंधन नहीं करेंगे, फिर वापस नीतीश कुमार और आप साथ है। तो यही राजनीति है और यही राजनीति में संभावनाओं का गेम भी है। चलिए इसी नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन फैसला लोकतंत्र में सबसे बड़ी पावर अगर किसी के पास है तो वो जनता के पास है, जिसका वो इस्तेमाल करती है चुनावों के वक्त। और अब लोकसभा चुनाव जिनका आगाज होगा अगले महीने 19 तारीख से 19 अप्रैल से, वो किसे सपोर्ट करेगी उस पर पूरा दारोमदार होगा।